सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि कक्षा प्रतिनिधि चुनाव की घोषणा होती है, जहां टैंग वुलिन को उसकी असाधारण ब्लैकस्मिथ क्षमता के कारण बिना मुकाबले प्रतिनिधि बना दिया जाता है। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए युद्ध तय होता है, जिसमें केवल ताकत ही नहीं बल्कि रणनीति और टीम वर्क भी निर्णायक होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शू जियाओन का रूप बहुत ही कोमल था, बिल्कुल किसी नाजुक फूल की तरह। वो निस्संदेह अपने समकक्षों में अद्वितीय थी। ज्यादा मेहनत किए बिना ही एक अपेक्षाकृत बड़े दल ने उसे स्वीकार कर लिया और उसके जुड़ते ही उनका दल 5 सदस्यों का हो गया। अपनी दल की चर्चाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसने तांग वो लिन की ओर नज़र डाली, पूरी तरह आत्मसंतुष्ट भाव के साथ। शिया भी बिना किसी परेशानी के एक टीम में शामिल हो गया। फुर्ती प्रकार के सोल मास्टर अराजक युद्ध क्षेत्रों में बेहद कारगर होते थे, इसलिए वो आसानी से 2 अन्य फुर्ती प्रकार के सोल मास्टरों को भर्ती कर सका और 3 लोगों की एक टीम बना ली। उसने अपनी टीम का नाम भी रख दिया स्कैवेंजर्स। जब तांग वुलिन अपने सहपाठियों का निरीक्षण करने में डूबा हुआ था, तभी किसी ने बोलकर उसका ध्यान खींचा। हाय, क्या तुम सच में चौथे दर्जे के ब्लैकस्मिथ हो? ये वही यांग नियेनशिया था जिसने पहले उस पर संदेह किया था। मैं हूँ। तांग वुलिन ने सबूत के तौर पर अपना बैज निकाल लिया। यांग नियेनशिया की मजबूत कदकाठी देखकर तांग वुलिन को यकीन था कि वो भी एक ब्लैकस्मिथ है। भविष्य में एक ही पेशे से होने के कारण उनका अक्सर आमना सामना होगा, इसलिए सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना बेहतर था। तो फिर टीम बना लेते हैं। मैं शक्ति प्रकार का सोल मास्टर हूँ। मेरा मार्शल सोल डस्क गोल्ड भालू है, यांग नियेनशिया ने सीधी बात कही। डस्क गोल्ड भालू? तांग वुलिन चौंक गया। डस्क गोल्ड भालू डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू का एक रूपांतर था। पूरे इतिहास में कभी भी ऐसा सोल मास्टर नहीं हुआ था जिसका मार्शल सोल डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू रहा हो। शायद वो इंसान के लिए अत्यधिक शक्तिशाली था। हालांकि डस्क गोल्ड भालू को सबसे शक्तिशाली भालू प्रकार का मार्शल सोल माना जाता था, उसमें डस्क गोल्ड रेड क्लॉ भालू के सभी गुण थे, बस उसके प्रसिद्ध पंजों को छोड़कर। उसकी शक्ति और रक्षा दोनों ही अत्याचारी स्तर की थी, जिससे वो एक बेहतरीन मानव ढाल बनता था। तांग वो लिन को आक्रमण प्रकार का सोल मास्टर माना जा सकता था। यदि वो ऐसे अद्भुत मानव ढाल के साथ टीम बनाए तो उसकी जीवित रहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तांग वुलिन ने बिना किसी हिचक के सिर हिला दिया। जरूर, टीम में स्वागत है। मैं तांग वुलिन हूँ और ये मेरी साथी गु युए है। मैं नियंत्रण प्रकार का सोल मास्टर हूँ और गु युए तत्व प्रकार की सोल मास्टर है, जो नियंत्रण, सहायता और दूर से हमले में विशेषज्ञ है। हाय, यांग नियेनशिया ने अभिवादन के लिए गु युए की ओर हाथ बढ़ाया, मगर उसने केवल सिर हिलाया। तांग वुलिन के अलावा वो किसी को खुद को छूना नहीं चाहती थी। तांग वुलिन ने झींपते हुए मुस्कुराया। गु युए बस ऐसी ही है, बुरा मत मानना यांग नियेनशिया। यांग नियेनशिया हंसा और सिल के पीछे हाथ फेर लिया। कोई बात नहीं। अरे हाँ, तुम कितनी साल के हो? इतनी कम उम्र में चौथे दर्जे के ब्लैकस्मिथ बनना कमाल है। कभी हमें अनुभव साझा करना चाहिए। जरूर। मैं 13 साल का हूँ। तुम? मैं 14 का हूँ। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। यांग नियेनशिया को तांग वुलिन की कम उम्र पर आश्चर्य था, जबकि तांग वुलिन को यांग नियेनशिया का इतना विशाल शरीर देखकर झटका लगा। इतनी उम्र में? हम तीनों की टीम काफ़ी अच्छी है। क्या तुम्हें पता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए? मैं रणनीति में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तुम्हारी विशेषताएं क्या हैं? यांग नियेनशिया ने उत्साह से पूछा। सभी नए शिक्षक अभी एक दूसरे से परिचित नहीं थे, इसलिए ये बैटल रॉयल अपनी क्षमताएं दिखाने का बेहतरीन मंच था। जो जितना अधिक प्रभावशाली दिखेगा, उसके लिए रिश्ते बनाना उतना ही आसान होगा। साथ ही इससे कक्षा में उसकी हैसियत भी बढ़ेगी। हर कोई खुद को साबित करने के लिए उत्सुक था। तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, ये बहुत सरल है। तुम्हारा मार्शल सोल डस्क गोल्ड भालू है ना? इसकी शक्ति और रक्षा दोनों ही शानदार हैं। तुम्हें बस इन्हें पूरी तरह दिखाना है, बाकी सब मैं और गु युए संभाल लेंगे। मैं लोगों को तुम्हारी ओर खींचूंगा, तुम उन्हें पीटोगे। गु युए दूर से हमला और समर्थन देगी। यांग नियेनशिया के जुड़ने से तांग वुलिन टीम की संरचना से संतुष्ट था। उसे उसकी ताकत पर कोई संदेह नहीं था। आखिर वो भी श्रेक की प्रवेश परीक्षा पास करके आया था। कम से कम उसके पास 3 सोल रिंग्स तो होंगी ही। तांग वुलिन जैसे केवल 2 सोल रिंग्स के साथ भर्ती होना एक अपवाद था। यही सोचते हुए उसके दिमाग में उस लाल बालों वाली फॉलन एंजल लड़की की छवि उभरी। उसके पास भी तो सिर्फ 2 रिंग्स हैं
और मेरी तरह बैंगनी? यू जेंग्यू के भी तीनों रिंग्स बैंगनी हैं। लगता है होली एंजल और फॉलन एंजल दोनों के पास इतनी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक बल होता है कि वे शक्तिशाली स्पिरिट सोल को सहन कर सके। 15 मिनट जल्दी ही बीत गए। शेन यी और वू झांग कॉन्ग ने प्रथम वर्ष के 101 शिक्षकों को भव्य ढंग से कक्षा से बाहर निकाला। वे एक लंबे गलियारे से होते हुए स्कूल के भवन की गहराइयों में चले गए। स्कूल की इमारत बेहद विशाल थी। इसकी हर गली कूचे से परिचित होने में किसी को कई साल लग सकते थे। जल्द ही वे एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। अजीब बात ये थी कि ये कक्ष सभी छात्रों को समाहित करने लायक तो था, लेकिन लड़ाई के लिए बिल्कुल पर्याप्त नहीं। थोड़ी ही देर में तुम सब एक आभासी दुनिया में प्रवेश करोगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद हर कोई स्पिरिट एसेंशन प्लेटफॉर्म पर जा चुका है, इसलिए इस दुनिया को भी वैसा ही समझो। अब सब लोग फर्श पर बने सफ़ेद घेरे के बाहर चले जाओ, शेन यी ने कहा। छात्रों ने आदेश का पालन किया और कमरे के बीच का हिस्सा खाली कर दिया। शेन यी दीवार के पास गए और किसी तंत्र को सक्रिय किया। सोल सर्किट्स चमक उठे और पूरे कमरे में जिगजैग पैटर्न में फैल गए। अगले ही पल कमरे की केंद्र का फर्श खुल गया और अंडाकार गोलाकार कैप्सूल बाहर आ गए। हर कैप्सूल लगभग 2.5 मीटर ऊंचा और 1.2 मीटर व्यास का था। सभी कैप्सूल खुल गए, जिनके भीतर एक अजीब सा कॉकपिट दिखाई दिया। तुम जिस भी कैप्सूल में चाहो प्रवेश कर सकते हो। अंदर जाने के बाद तुम खुद को एक जंगल में पाओगे। इस जंगल की सीमाएं छोटी हैं, इसलिए तुम जल्दी ही एक दूसरे से टकराओगे। यदि तुम अपने साथियों के पास रहना चाहते हो तो पास के कैप्सूल चुनो। तुम्हारे पास 3 मिनट है और अंदर जाने के बाद सीट बेल्ट बांधना मत भूलना। कितनी उन्नत तकनीक है। तांग वुलिन ने प्रशंसा भरी निगाहों से उन अंडाकार केबिनों को देखा। ये साफ था कि वे उसी तरह की दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जैसी स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म पर होती है। प्रवेश परीक्षा के दौरान जिस दुनिया में वे गए थे, उसे ध्यान में रखते हुए वो श्रेक अकेडमी की तकनीकी क्षमता की कल्पना भी नहीं कर सकता था। शायद अब उसे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म जाने की जरूरत भी न पड़े और वो यहीं आ सके। तांग वुलिन, गु युए और यांग नियंशिया ने जल्दी से पास के 3 कैप्सूल चुन लिए। अंदर जाकर उन्होंने सीट बेल्ट बांधी और कैप्सूल बंद हो गए, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ ही क्षणों बाद तांग वुलिन के आसपास तारों जैसी चमक उभरी, मानो वो तारों के समुद्र में तैर रहा हो। ऊर्जा की लहरें उसके चारों ओर फैलने लगी और अंडा घूमने लगा। चक्कर आने लगे और वो सुन्न सा हो गया। उल्टी होने ही वाली थी कि अचानक उसका दिमाग शून्य हो गया। मतली पूरी तरह गायब हो गई और उसे अपने पैरों के नीचे ठोस जमीन का एहसास हुआ। वो तुरंत नीचे झुककर बैठ गया। झुकने से उसका आकार छोटा लक्ष्य बनता था और उसे अपनी सोल शक्ति और रक्त तत्व को स्थिर करने का मौका भी मिलता था। बेहतर स्थिति में रहना अत्यंत आवश्यक था। तांग वुलिन ने अपने आसपास का स्पष्ट निरीक्षण किया। जैसा कि शेन यी ने कहा था, वो एक हरे भरे जंगल में था। किसी और को वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन घनी वनस्पति ने उसकी दृष्टि बहुत सीमित कर दी थी। जंगल में होने से तांग वुलिन को ऐसा लगा जैसे मछली पानी में लौट आई हो। ऐसे वातावरण में जैसे पौधा प्रकार के सोल मास्टर को स्पष्ट बढ़त मिलती थी। तांग वुलिन बगल में दौड़ा और झाड़ियों में कूदकर छिप गया। अगले ही पल झाड़ियों के भीतर बैंगनी आंखें चमकी। तांग वुलिन, गु युए, तुम लोग कहाँ हो? पास से एक आवाज गूंजी। तांग वुलिन चौंक गया, लेकिन जल्दी ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये आदमी तो... उस आवाज का मालिक साफ तौर पर यांग नियंशिया था। शेन यी ने कहा था कि ये छोटा सा जंगल प्रथम वर्ष के छात्रों से भरा होगा, इसलिए जैसे ही बैटल रॉयल शुरू हुआ, यांग नियांशा का यूं खुलेआम चिल्लाना तांग वुलिन को बेहद चौंकाने वाला लगा। उसने खुद को तुरंत उजागर कर दिया था। तांग वुलिन झुककर झाड़ियों की छाया में चुपचाप यांग नियांशा की आवाज की दिशा में बढ़ा। उसे तुरंत यांग नियांशा से मिलना था और किसी और जगह जाना था, इससे पहले कि वे चारों ओर से घिर जाएं। जैसा कि उसने सोचा था, तेज आवाज का पीछा करते हुए उसने जल्द ही यांग नियांशा को ढूंढ लिया। यांग नियांशा एक खुले स्थान के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर उलझन थी और वो चारों ओर नजर दौड़ा रहा था। वो लंबा और ताकतवर था, मानो उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा निशाना बना हो। जैसे ही तांग वुलिन आगे बढ़ने ही वाला था, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ और वो झाड़ियों में ही रुक गया। एक आकृति चुपचाप यांग नियांशा के पीछे से पास आ रही थी। ये बेहद विचित्र था। जमीन पर केवल एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे डालने वाला कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। पर जब वो परछाई यांग नियांशा तक पहुंची, तो अचानक एक व्यक्ति के रूप में प्रकट हो गई। उस छाया व्यक्ति ने यांग नियांशा की गर्दन में तार फंसाया और जोर से खींचा।
ये कौन सी मार्शल होल है, इतनी अजीब। तांग वुलिन चौंक तो गया, लेकिन उसने तुरंत बाहर निकलकर मदद नहीं की। उनका गठबंधन पहले से ही मजबूत नहीं था और किसी भी नए दुश्मन के प्रति सतर्क रहना जरूरी था। कौन जाने कितने लोग पहले ही यांग न्यानशा को निशाना बना चुके हों। हमलावर ने ऊंचाई के अंतर का फायदा उठाते हुए यांग न्यानशा को पीठ पर पैर जमाया और उसकी गर्दन दबाने लगा। ये एक भ्रमात्मक दुनिया थी जहां मृत्यु भी वास्तविक नहीं थी, इसलिए हमलावर ने शुरू से ही जानलेवा वार किया। यांग न्यानशा का शरीर तुरंत अकड़ गया, लेकिन वो गर्दन पर पड़ रहे दबाव का विरोध कर रहा था। हमलावर ने शुरुआत में ही गर्दन जैसे नाजुक स्थान को निशाना बनाया था। ये साफ था कि वो एक काफी शक्तिशाली, फुर्ती प्रकार एजिलिटी टाइप सोल मास्टर था। उसके पैरों के नीचे 3 सोल रिंग्स उभरी, लेकिन केवल दूसरी रिंग चमकी। यांग न्यानशा ने कोहनी पीछे की ओर मारी, हमलावर की छाती पर वार करने के इरादे से, लेकिन हमलावर उसकी पीठ पर खड़ा था, इसलिए वार पहुंच नहीं पाया। यांग न्यानशा ने जमीन पर जोर से पैर पटका और उसका शरीर फैलने लगा। उसकी ऊंचाई 190 सेंटीमीटर से बढ़कर 250 सेंटीमीटर हो गई। हालांकि उसका रूपांतरण यूएनएन के टाइटन जायंट एप जैसा उग्र नहीं था, फिर भी उसके बाल गहरे सुनहरे हो गए, त्वचा पर गहरा सुनहरा आभा फैल गई और उसके पैरों तले 3 बैंगनी सोल रिंग्स उभरी। ये आदमी! तांग वुलिन की आंखें हैरानी से फैल गईं। मानो ये समझते हुए कि उसका लाभ समाप्त हो चुका है, हमलावर ने यांग न्यानशा की पीठ से छलांग लगाई और दूरी बना ली। उसी क्षण यांग न्यानशा की पहली सोल रिंग चमकी और उसके शरीर से गहरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। उस रोशनी ने पीछे मौजूद भ्रमात्मक आकृति का असली रूप उजागर कर दिया और उसकी गति को धीमा कर दिया। यांग न्यानशा ने पीछे हाथ बढ़ाकर दुश्मन की टखने को पकड़ा। मजबूती से पकड़ते ही उसने उसे कपड़े की गुड़िया की तरह जमीन पर पटक दिया। अगले क्षण घात लगाकर हमला करने वाले का शरीर रोशनी की चमक के साथ गायब हो गया। अपनी जीत की पुष्टि करने के बाद यांग न्यानशा अपने सामान्य रूप में लौट आया, हालांकि उसके कपड़े उसके रूपांतरण में फट चुके थे। तांग वुलिन, गु युए, तुम दोनों कहाँ हो? यांग न्यानशा चिल्लाया और साफ था कि वो रुकने वाला नहीं था। झाड़ियों में छिपे तांग वुलिन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। जैसा सोचा था, जो भी प्रवेश परीक्षा पास करता है वो कमजोर नहीं हो सकता। भले ही वो हमें ढूंढते हुए खुद को उजागर कर रहा हो, लेकिन उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। उसकी शक्तिशाली मार्शल होल और अजीब सोल स्किल ने उस घात लगाने वाले को आसानी से निपटा दिया। वो तार उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। मुझे अभी बाहर नहीं निकलना चाहिए। वो देखने में भला लगता है, लेकिन दिमाग काफी चालाक है। वो एक बेहतरीन साथी बन सकता है। इतना क्यों चिल्ला रहे हो? जंगल से 3 आकृतियां बाहर आईं, 2 लड़के और 1 लड़की। तीनों के पास 2 बैंगनी और 1 पीली सोल रिंग थी। लड़की आगे चल रही थी। उसका चेहरा बेहद सुंदर था। रूप में वो शू शियाओयान के बराबर थी, लेकिन उसका स्वभाव कहीं अधिक घमंडी था। उसकी दाहिनी बांह के चारों ओर एक गहरे हरे रंग का सांप लिपटा था, जिससे एक उदास और खतरनाक आभा निकल रही थी। उसके पीछे खड़े दोनों लड़के कद काठी और रूप में साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। जुड़वा भाइयों को देखकर तांग वुलिन को स्काईसी अलायंस टूर्नामेंट में मिली जुड़वा बहनों की याद आ गई, जिनकी शक्तिशाली सोल फ्यूजन स्किल से वो हार गया था। ये दोनों भी जुड़वा थे। क्या इनके पास भी सोल फ्यूजन स्किल होगी? कक्षाएं अभी-अभी शुरू हुई थीं, इसलिए तांग वुलिन अपने सहपाठियों से परिचित नहीं था। कौन ताकतवर है और कौन कमजोर, उसे कुछ पता नहीं था। आवाज से साफ था कि बोलने वाली वही लड़की थी। यांग न्यानशा ने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते, मैं यांग न्यानशा हूँ। मैं अपने साथियों को ढूंढ रहा हूँ। लड़की आगे बढ़ी, मैं ज़ेंग यीरन हूँ। बेहतर होगा कि तुम अभी पीछे हट जाओ और दर्द से बच जाओ। कक्षा अध्यक्ष का पद पहले से ही मेरा है। यांग न्यानशा ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन शिक्षक ने तो कहा था कि हमें इसके लिए लड़ना होगा, फिर ये पद पहले से तुम्हारा कैसे हो गया? ज़ेंग यीरन ने भौएं से कोड़कर बोली, क्या तुम बेवकूफ़ हो? मेरा मतलब साफ है, यहाँ कोई भी मेरे सामने टिकने लायक नहीं है। मैं सबको हराकर कक्षा अध्यक्ष बनूंगी। ठीक है, अब ये बकवास बंद करो। ज़ेंग लॉन्ग, ज़ेंग हू, इसे बाहर का रास्ता दिखाओ। जी युवती। उसके पीछे खड़े दोनों लड़के बिजली की तरह आगे बढ़े। उनकी पहली सोल रिंग चमकी और अंधकारमय आभा ने उन्हें ढक लिया। उनकी त्वचा पर हरे रंग की झलक आ गई और वो यांग न्यानशा की ओर दौड़े। उन्होंने मुंह खोला और सीधे उस पर हरी रोशनी दाग दी। यांग न्यानशा वहीं खड़ा रहा, मानो जड़ हो गया हो। फिर अचानक उसने अपनी मार्शल होल एक्टिवेट की और उसका शरीर फिर से फूल गया। क्या वो ज्यादा घमंडी नहीं हो रहा? झाड़ियों में छिपे तांग वुलिन ने भौएं चढ़ाईं। दोनों हरी किरणें यांग न्यानशा से टकराईं। वो कांप उठा और उसके शरीर को ढक रही सुनहरी आभा पर गहरे हरे रंग का जहर फैल गया।
आह, जहर! यांग न्यानशा चिल्लाया और उसका शरीर जोर से थरथराने लगा। दोनों जुड़वा भाई बिजली की गति से उसके पास पहुंचे। उनकी मार्शल होल केवल जेड हरे धुंधले आभास के रूप में दिखाई दे रही थी। उनके चारों ओर मृत्यु की भावना थी और जहां जहां वे गुजरते पौधे मुरझा जाते। ये जहर था, जैसा कि यांग न्यानशा ने कहा था। ये एक दुर्लभ जहर गुण वाली मार्शल होल थी। श्रेक की प्रवेश परीक्षा पास करने वाले ये लोग निश्चित ही साधारण नहीं थे, और जेंग ईरन, जिसकी मार्शल होल भी इसी प्रकार की लगती थी, वो भी वहीं मौजूद थी। स्पष्ट था कि वे जहर गुण वाली मार्शल होल के परिवार से आते थे। आज तांग वुलिन की समझ सचमुच बढ़ गई थी। श्रेक अकेडमी में आने के बाद से उसने अनगिनत दुर्लभ और शक्तिशाली मार्शल होल देखी। पलक झपकते ही जेंग लॉन्ग और जेंग हू यांग न्यानशा तक पहुंच गए। यांग न्यानशा और भी ज्यादा कांपने लगा। दोनों जुड़वा भाइयों ने पैर उठाकर उस पर लात मारने की तैयारी की। उनके पैरों से पारदर्शी जेड हरे नुकीले कांटे निकल आए। वे देखने में सुंदर थे, लेकिन उनकी मार्शल होल की प्रकृति ने उस सुंदरता को डरावना बना दिया। अगर वे दोनों नुकीले वार यांग न्यानशा की गर्दन पर लग जाते तो उसका कक्षा अध्यक्ष बनने का सपना वहीं खत्म हो जाता। फिर भी तांग वुलिन ने हस्तक्षेप नहीं किया। आखिर यांग न्यानशा उसका सच्चा साथी नहीं था, और उसकी चालाकी को देखते हुए तांग वुलिन को पूरा भरोसा था कि वो केवल 2 जहर गुण वाले सोल मास्टर से नहीं हारेगा। कितना जहरीला है, कितना डरावना है, यांग न्यानशा का रहा। लेकिन जैसे ही वो दोनों कांटे उसे भेदने वाले थे, वो अचानक कांपना बंद कर गया। उसके हाथ बिजली की तरह बढ़े और उसने दोनों जुड़वा भाइयों को टखनों से पकड़ लिया। उसके होठों पर एक कठोर मुस्कान उभरी। अब बस करो, क्या ये काफी नहीं है? उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और गहरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिसने उसके शरीर से हरे जहर को दूर कर दिया। वो रोशनी हवा को तक कंपा गई। जब वो जेंग लॉन्ग और जेंग हू से टकराई तो उनके शरीर ढीले पड़ गए। उनकी सारी ताकत पूरी तरह से निचोड़ ली गई। यांग न्यानशा ने निर्दयता से जुड़वा भाइयों को जमीन पर पटक दिया। झेंग लॉन्ग और झेंग हू झेंग ईरन के कुछ समझ पाने से पहले ही रोशनी की 2 चमकों में गायब हो गए। तो तुम? वो अविश्वास में जड़ होकर खड़ी रह गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जुड़वा भाइयों का जहर यांग न्यानशा पर बेअसर होगा। नमस्ते झेंग ईरन, मैं यांग न्यानशा हूँ, कृपया मार्गदर्शन दे। उसे स्थिति समझने का मौका दिए बिना ही यांग न्यानशा अजय टैंक की तरह उसकी ओर झपट पड़ा। तुम मौत को बुला रहे हो, झेंग ईरन चीखी। चमकीली हरी धुंध उसके चारों ओर फैल गई जैसे ही वो आगे बढ़ी। उसकी बाह पर लिपटा सांप चमका और यांग न्यानशा की ओर हरा जहरीला कुहासा उगल दिया। यांग न्यानशा गुर्राया। गहरे सुनहरे रंग की रोशनी उसके शरीर से फूट पड़ी और जहर की धुंध उसे छूते ही बिखर गई। अगले ही क्षण वो उसके सामने था। झेंग ईरन ने ठंडी आंखों से उसकी ओर देखा और फिर भी पीछे हटने के बजाय सीधी टक्कर लेने दौड़ पड़ी। यांग न्यानशा उस पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसका शरीर ऐसे नरम हो गया जैसे उसकी हड्डियां पिघल गई हों, और उसकी बाह बिजली की गति से आगे बढ़ी, सीधे उसके मुक्के से टकराने के लिए। रोशनी का विस्फोट हुआ, जिसे ये पता ही नहीं चला कि उसने कौन सा आत्मा कौशल इस्तेमाल किया। अगले ही क्षण वो यांग न्यानशा से लिपट गई और उसे कसकर जकड़ लिया। उसने अपनी अब जेड हरी हो चुकी दाहिनी हथेली उठाई और उसके गले की ओर वार किया। उसी समय उसकी बाह पर मौजूद सांप फिर चमका और यांग न्यानशा के चेहरे पर जहरीली धुंध का एक और फुहारा छोड़ा। यांग न्यानशा की तीसरी आत्मा अंगूठी चमक उठी और वो जोर से दहाड़ा। उसका विशाल शरीर और भी बढ़ गया। उसकी ऊंचाई 3 मीटर तक पहुंच गई। गहरे सुनहरे भर्ग उसके पूरे शरीर पर ऐसे उगाए जैसे स्टील की सुइयां हों। उसने पूरी ताकत से ऊर्जा विस्फोट किया ताकि झेंग ईरन को खुद से झटक सके, लेकिन झेंग लॉन्ग और झेंग भू से वो उससे गोंद की तरह चिपकी रही। चाहे रोशनी कितनी ही तीव्र क्यों ना हो जाए, उसने पकड़ नहीं छोड़ी। दोनों एक गतिरोध में फंस गए। उसी क्षण कहीं से अचानक एक हथेली प्रकट हुई और हल्के से झेंग ईरन की पीठ पर रखी गई। वो कांपी और फिर अकड़ गई, क्योंकि नीली बर्फ की एक परत उसकी पीठ से फैलने लगी। यांग न्यानशा दहाड़ा और अपनी मांसपेशियां कस लीं। झेंग ईरन की जमी हुई देह बर्फ के चमकदार टुकड़ों में टूट गई। अगले ही क्षण वहां केवल रोशनी के कुछ कण शेष रह गए। यांग न्यानशा के पास एक लड़की प्रकट हुई जिसके लंबे काले बाल थे। वो विशेष रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आभा थी। वो गु युए थी। वो टेलीपोर्ट होकर आई थी और उसने झेंग ईरन पर फ्रॉस्ट पाम का प्रयोग किया, जिससे युद्ध की दिशा तुरंत बदल गई। यांग न्यानशा का शरीर तेजी से सामान्य आकार में लौट आया और उसने गु युए को अंगूठा दिखाया। गु युए ने शालीन मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाथ पीछे बांधे हुए, मानो ये सब कुछ खास ही नहीं था।
तांग वुलिन के आश्चर्य से गू युए की नज़र एक पल के लिए झाड़ियों की ओर गई जहां वो छिपा था, फिर तुरंत हट गई। वाह, स्पिरिट सी क्षेत्र सचमुच अद्भुत है। उसकी संवेदना इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि उसने मुझे तुरंत पहचान लिया। फिर भी उसने न तो उसे पुकारा और न ही वो बाहर आया। गू युए, अब हमें क्या करना चाहिए? यांग न्यानशा ने मासूम चेहरे के साथ पूछा। अभी तो तुम अच्छा कर रहे थे, जारी रखो, कहकर गू युए झाड़ियों की ओर बढ़ी। लेकिन मेरी आत्मा शक्ति खत्म हो जाएगी, यांग न्यानशा ने दुखी स्वर में कहा। वो तुम्हारी समस्या है। गू युए ने पीछे देखे बिना कहा और झाड़ियों में घुस गई। वो आराम से तांग वुलिन के पास बैठ गई। उसी क्षण तांग वुलिन की आंखों में चमक आई और उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ा। डिंग! एक तीखी आवाज गूंजी जब नुकीले पंजों की एक जोड़ी उसके हाथ से टकराकर दूर जा गिरी। वो उसके पीठ पर वार करने वाले थे। ब्लू सिल्वर भास के भाले जमीन से फूट पड़े और आसपास की झाड़ियों को इतनी जोर से हिलाया कि उनमें छिपे 2 लोग बाहर आ गए। उनके शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। उसी समय हवा की 1 मीटर लंबी 2 धाराएं उड़ी और उन दोनों हमलावरों को रोशनी की चमकों में बदल दिया। पूरे समय तांग वुलिन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने केवल एक हल्की मुस्कान के साथ पीछे की ओर अंगूठा दिखाया। तांग वुलिन के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे रेंगती हुई आगे बढ़ी और ब्लू सिल्वर घास का एक तिनका उठाया। वो पूरी तरह वातावरण में घुल मिल गया था। वो जिए शिए था। उसने 2 अन्य फुर्तीले आत्मा गुरुओं के साथ मिलकर पहले ही 5 लोगों को हरा दिया था। आखिरकार फुर्तीले आत्मा गुरु गति और आक्रमण दोनों में माहिर होते हैं। घात लगाना और हमला करना उनकी विशेषता थी। अत्यधिक गति के कारण उनकी रक्षा स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। लेकिन जब जिए शिए के दोनों साथियों की नज़र तांग वुलिन पर पड़ी तो उन्हें अपने आने वाले अंत का कोई आभास नहीं था। दुर्भाग्य से उनके साथ विश्वासघात हुआ था। इतने वर्षों साथ रहने के बाद तांग वुलिन और जिए शिए को शब्दों की जरूरत नहीं थी। जैसे ही जिए शिए को पता चला कि झाड़ियों में छिपा व्यक्ति तांग वुलिन है, उसने जानबूझकर चारों ओर उगी ब्लू सिल्वर घास को छुआ, क्योंकि वो तांग वुलिन के घास निगरानी नेटवर्क को जानता था। चेतावनी मिलने के बाद तांग वुलिन ने वही संकेत गू युए को भेज दिया, एक ऐसा संकेत जिसे केवल उनकी टीम समझ सकती थी। इसके बाद 2 फुर्तीले आत्मा गुरुओं का दुखद अंत हुआ। इस पूरी कड़ी की सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि उन्होंने कभी जिए शिए के विश्वासघात का शक तक नहीं किया। एक बार नियंत्रण में आ जाने के बाद फुर्तीले आत्मा गुरुओं के पास केवल एक ही रास्ता बचता है। वो कमजोर नहीं थी, लेकिन उनकी ताकत घात और गेरिला युद्ध में थी। अत्यधिक गति के कारण उनकी रक्षा स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। यांग न्यानशा ने यह हलचल देखी और झाड़ियों की ओर आया। 2 चमकती रोशनियां देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और अंगूठा दिखाया। वो दौड़कर गू युए के पास झाड़ियों में आ गया। तो तुम यहाँ कब आए? यांग न्यानशा ने तांग वुलिन को देखकर हैरानी से पूछा। तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं भी अभी अभी आया हूँ। यांग न्यानशा के चेहरे पर भोली मुस्कान फैल गई। ओह, फिर मेरे लिए पहरा देना, मुझे थोड़ी आत्माशक्ति पुनः प्राप्त करनी है। कुछ ही मिनटों में उन्होंने 6 लोगों को हरा दिया था और वे सभी शक्तिशाली थे, खासकर झेंग यीरण, जिसकी विशैली मार्शल आत्मा अत्यंत भयानक थी। फिर भी डस्क गोल्ड भियर की अधिक रक्षा ने उसके जहर को रोक दिया और अंततः वो गू युए के फ्रॉस्ट पाम से मारी गई। बेशक अगर वो इतनी घमंडी न होती तो जीत इतनी आसान नहीं होती। यांग न्यानशा निश्चिंत होकर ध्यान लगाने बैठ गया। उसे तांग वुलिन और गू युए पर पूरा भरोसा था। तांग वुलिन और गू युए ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कुछ न कहा। तांग वुलिन ने अपनी ब्लू सिल्वर घास को जमीन में फैला दिया और आसपास के पौधों से जोड़ दिया। उसने आत्माशक्ति घास के माध्यम से पौधों में प्रवाहित की ताकि वे अपनी आभा को छिपा सकें। लड़ाई की आवाजें हवा को चीरती चली जा रही थी। ये पूर्ण अराजकता थी। गर्जन करते धमाके धरती को हिला रहे थे और मलबा कई कई मीटर दूर तक उड़ रहा था। जंगल के हर कोने में युद्ध छिड़ चुका था, जो आग की तरह फैलता जा रहा था। ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि कुल 101 प्रतिभागी केवल 3 स्थानों के लिए हाथ पांव मार रहे थे। हर कोई खुद को भीड़ से अलग, विशेष और असाधारण मानता था और शिखर पर खड़े होने का सपना देख रहा था। और आज अपने शिक्षकों के सामने ये साबित करने का सबसे अच्छा मौका था। सीनियर ब्रदर, आपको क्या लगता है क्लास प्रेसिडेंट कौन बनेगा? शेनी ने दीवार पर लगे बड़े स्क्रीन को घूरते हुए पूछा। उसकी आंखें लगातार विश्लेषण कर रही थी। तांग वुलिन। वू झांगकोंग ने उत्तर दिया। तांग वुलिन? क्या आप निश्चित हैं? वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। लेकिन गू युए और कई दूसरे छात्र उससे ज्यादा ताकतवर हैं। वो किसी भी पहलू में खास चमकता नहीं है और इस साल बहुत से बेहतरीन नए छात्र आए हैं। इनर कोड के मानक अब बेहद सख्त हो गए हैं। सच तो यह है कि आउटर कोर्ट को लगभग सिर्फ छात्रों को तराशने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिना उन्हें सीधे इनर कोर्ट में जाने दिए। क्या आपको सच में लगता है कि तांग वुलिन का उनके खिलाफ कोई मौका है?
वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। उसे जीत दिलाने वाली चीज उसकी ताकत नहीं है, बल्कि उसका चरित्र है। मुझे पता है कि वो सबसे प्रतिभाशाली नहीं है और गू युए उससे साफ तौर पर ज्यादा शक्तिशाली है। सच तो ये है कि शे और शू श्याओ यान भी लगभग उसके बराबर हैं। और भी कई छात्र हैं जो उससे ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि क्लास प्रेसिडेंट बनने के लिए उससे ज्यादा उपयुक्त कोई नहीं है। शेनी चौंक गई। क्या इसलिए क्योंकि वो चालाक है, क्योंकि वो दो मुखा है? वू झांगकोंग ने फिर सिर हिलाया। नहीं, क्योंकि उसमें एक नेता का स्वभाव है। एक नेता का स्वभाव? क्या आप कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे? शैनी ने टटोला। वू झांगकोंग ने एक बार फिर सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे से उसे ध्यान से देखना। मुझे समझने में 3 साल लगे कि वो किस तरह का इंसान है। कभी कभी वो खराब भी हो सकता है, लेकिन चुनौती के समय उसका चरित्र सच में चमक उठता है और वो हमेशा सही फैसला लेता है। तुम कहती हो कि वो दो मुखा है, लेकिन जब उसके साथी खतरे में होते हैं तो वो बिना झिझक आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, वो नुकसान को भी न्यूनतम रखने में कामयाब रहता है। उसकी परिस्थितिजन्य समझ उसके हम उम्रों से कहीं ऊपर है। अगर वो अपनी टीम का नेतृत्व नहीं कर रहा होता तो उनकी युद्ध क्षमता 20 शायद 30% तक गिर जाती, लेकिन उसके नेतृत्व में वो एकजुट होकर एक संपूर्ण इकाई की तरह लड़ते हैं। उसका करिश्मा उसके आसपास के लोगों को जोड़ देता है और वो खुशी खुशी उसके आदेश मानते हैं। गू युए और शे दोनों ही घमंडी बच्चे हैं, फिर भी वो उसे कभी कप्तान कहना नहीं भूलते। उसके कर्म ही उनके दिल से सम्मान खींच लाते हैं। इसलिए जैसा मैंने कहा, बस देखते रहो। मुझे पूरा यकीन है कि वहां मौजूद हर किसी में वही क्लास प्रेसिडेंट बनने की सबसे ज्यादा संभावना रखता है। शैनी ने गुनगुनाते हुए सिर हिलाया, आंखों में विचार तैरने लगे। तो मैं बैठकर देखूंगी और उससे एक शानदार प्रदर्शन की उम्मीद रखूंगी। जंगल की गहराई में एक खून से सना हुआ फटे चिट्ठे कपड़ों में लिपटा व्यक्ति झाड़ियों से छलांग लगाकर बाहर आया। उसकी पीठ पर सफेद पंखों की एक जोड़ी थी, लेकिन वे तांग बुलिन द्वारा पहले देखे गए पवित्र देवदूतों जैसे नहीं थे। पंखों पर पंखों की जगह सफेद बाल थे, जिन पर काली धारियां मकड़ी के जाले की तरह बुनी हुई थी। यही काली धारियां उसके पूरे शरीर पर भी फैली हुई थी। अगर उसका शरीर मानवीय न होता तो उसे बाघ समझ लेना आसान था। मांसल शरीर वाला व्यक्ति घावों से ढका हुआ था, फिर भी वो गरजती आंधी की तरह आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है बादल ड्रैगन से आते हैं और हवा बाघ से। बाघ प्रकार की मार्शल सोल वैसे ही पाकशाली होती है, लेकिन उसके पास तो पंखों वाला बाघ मार्शल सोल था। जैसे ही वो झाड़ियों से निकला, 3 आकृतियां उसका पीछा करती हुई सामने आई। सबसे आगे था एक व्यक्ति जो काले धुएं से घिरा हुआ था। वे पूरी तरह खामोशी से आगे बढ़ रहे थे। न पत्ते की सरसराहट, न हवा की आवाज। उनके आसपास की रोशनी तक मानो उस काले धुएं में खींची चली जा रही थी। काली आकृतियां तेजी से आगे बढ़ीं, पीछे धुंधली परछाइयां छोड़ती हुई, और अपने शिकार के करीब पहुंच गई। ऐसा लग रहा था कि पंखों वाला बाघ सचमुच उड़ नहीं सकता था, खासकर तब जब उसके दाहिने पंख में बड़ा सा छेद था। अपने नेता की तुलना में पीछे के 2 लोग धीमे थे। आगे बढ़ता हुआ काली छाया वाला व्यक्ति बाघ सोल मास्टर को पीछे छोड़ चुका था। अचानक गहरा काला प्रकाश फट पड़ा। 50 मीटर दूर खड़ा तांग वुलिन तक उसकी भयानक शक्ति से ठंडे पसीने में भीग गया। ये सिहरन मौसम से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से आई थी। ये किसकी मार्शल सोल है? भय से ग्रस्त पंखों वाले बाघ सोल मास्टर ने हवा में लुढ़ककर अपनी तीसरी बैंगनी सोल रिंग सक्रिय की। उसका शरीर फैल गया, बालों पर सुनहरी चमक छा गई और वो दहाड़ते हुए हमला झेलने के लिए मुड़ा। उसी क्षण एक धरकी अंधकार की लहर उतरी और दोनों, बाघ और पीछा करने वाली छाया को निगल गई। एक पल बाद बाघ सोल मास्टर अंधेरे से रॉकेट की तरह बाहर उछला। वो जमीन से टकराया और घिसटता चला गया। उसका क्षतिग्रस्त पंख पूरी तरह टूट चुका था। फिर वो छायामयी व्यक्ति अंधकार से बाहर निकला। काला धुआं अब इतना पतला हो चुका था कि तांग वुलिन उसका चेहरा देख सका। धूसर रंग के बाल, बीमारी से पीला चेहरा। वो एक युवक था जिसका चेहरा आकर्षक नहीं कहा जा सकता था। शायद सिर्फ उसके बाल और आंखें ही देखने लायक थी। फिर भी वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी और दुनिया से आया हो। उसके दाहिने हाथ में एक विशाल दराती थी। हैंडल 3 मीटर से कम नहीं और धार लगभग 1 मीटर लंबी। उस पर बैंगनी नक्काशी थी जो देखने वाले की आत्मा तक खींच लेने जैसी लगती थी। ये तो धूसर रंग के बालों वाले युवक ने दराती उठाई और पंखों वाले बाघ की ओर बढ़ने लगा, एक कदम, बेहद शांत। दया दिखाओ, घायल ने गिड़गिड़ाया, लेकिन उसकी विनती अनसुनी रह गई। छाया की एक झलक, फिर अंधाधुंध सफेद रोशनी, और शक्तिशाली पंखों वाला बाघ सोल मास्टर अब नहीं रहा। कुछ ही पलों बाद उसके पीछे चल रहे दोनों अपने नेता तक पहुंचे। कप्तान, आप तो कमाल है, उनमें से एक ने अंगूठा दिखाया। भावहीन चेहरे वाला कप्तान ऐसे आगे बढ़ गया जैसे कुछ ना हुआ हो। चलो,
दूर पेड़ों में छिपे तांग वुलिन और उसकी टीम ने ये एक तरफा लड़ाई सांस रोककर देखी थी। उनकी आंखें सदमे से कांप रही थी। हैरानी सिर्फ उस धूसर रंग के बालों वाले युवक की ताकत नहीं थी, बल्कि उसकी सोल रिंग्स भी थी। उसके पास 4 पीली सोल रिंग्स थी, 1000 साल वाले एक भी नहीं, फिर भी 4 रिंग्स, पूरे 4। वो नया छात्र था, ज्यादा से ज्यादा 15 साल का, फिर भी वो एक सोल एल्डर था। इसे बयान करने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी था, भयानक। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी ताकत के बावजूद उसके पास एक भी 1000 साल वाली सोल रिंग नहीं थी। हालांकि ये श्रेक अकेडमी थी, अजीबोगरीब चीजों का केंद्र, शायद यही स्वाभाविक था। मैं उसे पहचानता हूं, वो ब्राइट सिटी से है। तांग वुलिन और गु युए ने आवाज की दिशा में देखा। यांग नैनशा। उसकी आंखों से अब मासूम चमक गायब हो चुकी थी, उसकी जगह सतर्क और हिंसक चमक थी, मानो कोई जंगली जानवर। ब्राइट सिटी? वो कौन है? तांग वुलिन ने पूछा। उसका नाम शू यूचेंग है। नाम साधारण है, लेकिन ब्राइट सिटी में वो बेहद मशहूर है। वो इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियर एकेडमी से है। सुना है उसका उपनाम है अमर, अमर शू यूचेंग। उसकी मार्शल सोल है डेमन साइथ, जिसे रीपर की दरांती भी कहा जाता है। उस पर नजर रखना। उसके पास 4 रिंग्स है, एक भी पर्पल नहीं, क्योंकि उसका शरीर उसे सह नहीं पाता। डीमन साइथ कोई साधारण पीक लेवल मार्शल सोल नहीं है, इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वो बेहद ताकतवर है, इतनी कि वो अपने खुद के सोल मास्टर के शरीर को खा जाती है। इस हालत में भी इतने सारे 100 साल वाली सोल रिंग्स होना अपने आप में एक चमत्कार है। यांग नैनशा की आंखें और फैल गई, उसकी आवाज और गंभीर हो गई। वो सिर्फ इंपीरियल सन मून सोल इंजीनियर एकेडमी का सबसे ताकतवर 15 साल से कम उम्र का छात्र नहीं है, उसने 18 साल से कम उम्र के सभी छात्रों को हरा दिया है। ये बात याद रखना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो हमारी क्लास में आएगा, ये बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। और उसके साथ चल रहे दोनों भी शायद उसी एकेडमी से है। श्रेक अकेडमी की तरह उस एकेडमी का भी 10,000 साल से ज्यादा का इतिहास है, और मैंने सुना है कि कभी वो श्रेक अकेडमी के बराबर खड़े होते थे।